Hi everyone, welcome to back Edu Anand. Okay dear student, today I have brought for you a very fantastic chapter, very important chapter in English grammar. This chapter is not depend on only matric or inter exam, but all types of competitive exam and to understand the language of English. Okay, just as its name is non-finite. देखिए इस चैप्टर का नाम है non-finite, जो कि आप लोग पढ़े होंगे। ये non-finite is called father of verb. इस दुनिया में जितने सारे वर्ब है, यूँ समझिए कि सभी वर्ब के फादर इस नॉन-फिनाइट वर्ब को कहा जाता है। V1 हो, V2 हो, V3 हो, V4 हो, V5 हो, कुछ भी अगर क्रिएट होता है तो सारा वर्ब का निर्माण यह जो है समझिए आपको कि नॉन-फिनाइट से ही होता है। तो आइए हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि कैसे ये नॉन-फिनाइट इज कॉल्ड फादर ऑफ वर्ब, कैसे यह वर्ब जो है सभी वर्ब के फादर है। तो चलिए इस वर्ब को जानने से पहले हम माँ के बारे में जानते हैं। यह है फिनाइट वर्ब। देखिए नॉन-फिनाइट वर्ब को जानने से पहले आपको जानना है ये फिनाइट वर्ब के बारे में कि फिनाइट वर्ब क्या होता है। तो ये फिनाइट वर्ब क्या होता है? तो फिनाइट वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जो वर्ब कि अपने वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित हो। मीन्स अकॉर्डिंग टू टेंस इस वर्ब में परिवर्तन होते रहता है, यह बदलते रहता है। इंडेफिनिट में इंडेफिनिट की तरह आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 आया, V5 आया तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 हो जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में V3 हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि परिवर्तनशील होता है, यह वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अनुसार यह बदलते रहता है। और इस वर्ब में क्या खासियत है कि कोई भी दुनिया का वाक्य होगा तो उस वाक्य में एक ही गो वर्ब होगा, किसी भी प्रिंसिपल क्लॉज में या किसी भी सिंपल सेंटेंस में एक ही को फिनाइट वर्ब होगा, दो नहीं हो सकता है। अगर किसी वाक्य में समझिए कि दो फिनाइट वर्ब हो गया तो वह वाक्य सिंपल सेंटेंस नहीं है, वह प्रिंसिपल क्लॉज नहीं है, वह कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स है। मैं आप लोगों को इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में क्लॉज पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप जानेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। अभी मैं आपको नॉन-फिनाइट के बारे में ये आपको मैं बता रहा हूँ कि आप समझेंगे कि किसी भी वाक्य में एक ही गो फिनाइट होता है, बाकी सारे नॉन-फिनाइट होता है। और ये फिनाइट वर्ब हम कहते हैं किसे? तो यह फिनाइट वर्ब कहते हैं उस वर्ब को जो वर्ब वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित हो। अब जैसे देखिए रहता है कि he wants to come here to meet me। अब इस वाक्य को आप गौर से देखेंगे कि he wants to come here to meet me means at first you will have to point out how many types of verb in this sentence, how many verb are in this sentence, कितने वर्ब है सेंटेंस में। तो हम जब वर्ब को चुनते हैं तो हम क्या देखते हैं कि टू मीट जो है यह भी एक वर्ब नजर आ रहा है, ये जो देखते हैं टू कम ये भी एक वर्ब नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वांट्स देखते हैं यह भी एक वर्ब नजर आ रहा है और ही जो है सब्जेक्ट है। इस वाक्य में हम देखते हैं कि एक सब्जेक्ट है और तीन गो वर्ब है। तो तीन गो वर्ब में एक वर्ब जो है वह फिनाइट है और बाकी जितने भी वर्ब होते हैं वाक्य में वो सारा नॉन फिनाइट होता है। तो आइए हम लोग पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे यह इसमें कौन सा फिनाइट वर्ब है। हाँ, जैसा कि मैं आपको कहा कि जिस वाक्य में मतलब ऐसे वर्ब जो अपने वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित होता है
तो वह वर्ब जो होता है उसे हम फिनाइट वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह वाक्य है कि ही वॉन्ट्स टू कम हियर टू मीट मी, वह मुझसे मिलने के लिए यहाँ आना चाहता है। मीन्स दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और ही जो है ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसीलिए इसके साथ यहाँ पे देखिए कि V5 का प्रयोग हो गया इसमें ही वांट्स। लेकिन बाकी इसके अलावा जो आप देखोगे टू कम है, टू मीट है, तो सवाल ये है कि कम भी तो ही के साथ है, मीट भी तो ही के साथ है, लेकिन ये दोनों जो वर्ब है ये इसके अनुसार अनुशासित नहीं है, ये इन्फिनाइट है। टू को जोड़ करके हम किसी भी वाक्य में अनेकों वर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं क्या कि किसी भी वाक्य में एक ही वर्ब होता है जो फिनाइट होता है और वही वर्ब वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित होता है। तो जो अनुशासित होता है, जैसे देखिए रहेगा कि यू वेंट टू पटना, यू वेंट टू पटना टू बाय सम बुक्स, टू बाय सम बुक्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यू वेंट टू पटना टू बाय सम बुक्स लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या है कि यू वेंट टू पटना टू बाय सम बुक्स लास्ट वीक। देखिए लास्ट वीक जो है यह इंडिकेट करता है पास्ट को, तो ये क्या हुआ यहाँ पे कि वेंट हो गया जो सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित है। बाकी देखिए ये टू बाय जो है ये V1 में है, इसको बाउट होना चाहिए लेकिन ये अनुशासित नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा समझ में कि कोई भी वाक्य में जो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित रहता है उस वर्ब को हम फिनाइट वर्ब कहते हैं, चाहे वह मेन वर्ब हो या एक्सिलरी वर्ब हो, कोई भी वर्ब रहेगा आप उस वर्ब को जो है फिनाइट कहेंगे। मतलब वह वर्ब जो होता है कौन सा वर्ब होता है, फिनाइट वर्ब होता है। अब आप समझ गए फिनाइट वर्ब किसे कहते हैं। फिनाइट वर्ब मीन्स वह वर्ब जो वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित रहता है और सब्जेक्ट के अनुसार वो बदलते रहता है, अकॉर्डिंग टू टेंस वो बदलते रहता है, परंतु नॉन फिनाइट जो है वो बदलता नहीं है, वह क्या होता है कि फिक्स होता है। तो ओके, आप लोग जान गए। मीन्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद, किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट के तुरंत बाद जो भी वर्ब होगा हम उसी वर्ब को हम फिनाइट वर्ब कहेंगे, चाहे वह वर्ब हेल्पिंग वर्ब हो या वह वर्ब मेन वर्ब हो। ओके, अब हम लोग देखते हैं नॉन फिनाइट के बारे में। तो नॉन फिनाइट क्या होता है सो देखिए, तो ये आपको नॉन फिनाइट, अब हम लोग नॉन फिनाइट वर्ब के बारे में जानते हैं। तो देखिए नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है। तो नॉन फिनाइट वर्ब होता है मीन्स ऐसे वर्ब जो वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित न हो। जो वर्ब वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित न हो, यानी फिनाइट वर्ब के बाद वाक्य में जितने सारे वर्ब आता है हम सभी वर्ब को कौन सा वर्ब कहते हैं, नॉन फिनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए रहेगा कि शी wants to come here, she wants to come here to read English। अब क्या है कि she wants to come here to read English। इस वाक्य को आप गौर से देखो कि she wants to come here to read English। यहाँ पे wants जो है ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित है, लेकिन ये जो आप देख रहे हो टू कम या टू रीड ये अनुशासित नहीं है। तो यदि ये अनुशासित नहीं है तो ये वांट्स जो हो गया, वांट्स हो गया आपको फिनाइट वर्ब, और जो अनुशासित नहीं है वो कौन सा वर्ब हो गया, वो हो गया आपको नॉन फिनाइट वर्ब। अब जैसे रहेगा कि दे गेव हिम मनी, दे गेव हिम मनी टू बाय सम बुक्स,
अब यहाँ पे देखें कि दे गेव हिम मनी टू बाय सम बुक्स, तो ये क्या है, ये वाक्य पास्ट में है कि वे लोग उसे कुछ पैसा किताब खरीदने के लिए दिए। तो कुछ पैसा किताब खरीदने के लिए गेव जो है, देखिए ये V2 है, ये सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित है, लेकिन ये टू बाय जो है ये भी वर्ब है, लेकिन ये V1 है जो कि इसके साथ अनुशासित नहीं है। इसका मतलब जो अनुशासित होता है वो कौन सा वर्ब होता है, वो फिनाइट वर्ब हो जाता है, और जो वर्ब वाक्य में अनुशासित नहीं होता है वह वर्ब आपको नॉन फिनाइट वर्ब हो जाता है। आया समझ में? फिनाइट क्या होता है, नॉन फिनाइट क्या होता है? कोई भी वाक्य में यही दो वर्ब रहता है, एक फिनाइट होता है और एक नॉन फिनाइट होता है। तो फिनाइट वर्ब क्या होता है कि वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित रहता है, और नॉन फिनाइट वर्ब क्या होता है कि वह वाक्य में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अनुशासित नहीं रहता है। मतलब फिनाइट वर्ब के बाद वाक्य में जितने सारे वर्ब आता है सभी वर्ब को हम कौन सा वर्ब कहते हैं, सभी को हम नॉन फिनाइट वर्ब कह देते हैं। ओके, अब देखिए कि मैंने आपको कहा कि नॉन फिनाइट इज कॉल्ड फादर ऑफ वर्ब बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ब हैज बीन क्रिएटेड बाय नॉन फिनाइट। मैं आपसे कहा कि नॉन फिनाइट जो है डियर, ये फादर ऑफ वर्ब है, क्योंकि ईच एंड एवरी वर्ब हैज बीन क्रिएटेड बाय नॉन फिनाइट। दुनिया के जितने सारे वर्ब है वो सभी वर्ब का निर्माण नॉन फिनाइट से ही हुआ है। तो जानिए अब कैसे हुआ है। अब देखो कि ये नॉन फिनाइट जो है, नॉन फिनाइट को 3 पार्ट में बांट दिया गया, 3 पार्ट में बांटा गया, जिसमें एक है इनफिनाइट, एक है इनफिनाइट, दूसरा है पार्टिसिपल, और इसका तीसरा है आपको जिरंड, तीसरा है जिरंड। तो क्या है कि नॉन फिनाइट का 3 पार्ट है, एक इनफिनाइट हो गया, एक पार्टिसिपल हो गया, दूसरा जिरंड हो गया। अब यहाँ पे देखो कि पार्टिसिपल जो है, ये पार्टिसिपल का भी 3 भाग होता है, 3 पार्ट होता है, जिसमें एक होता है आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अब क्या देखते हैं कि पार्टिसिपल जो है ये 3 प्रकार का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ देखिए कि मैंने जैसे आपको कहा कि नॉन फिनाइट इज कॉल्ड फादर ऑफ वर्ब बिकॉज ईच एंड एवरी वर्ब हैज बीन क्रिएटेड बाय नॉन फिनाइट, नो डाउट। देखिए कैसे, ये इनफिनाइट इज कॉल्ड V1, ये इनफिनाइट जो है इसको V1 में का गिनती दिया जाता है, इनफिनाइट इज कॉल्ड V1 एंड जिरंड इज कॉल्ड V4, या जिरंड इज कॉल्ड वर्बल नाउन, मीन्स द नाउन which is made by verb is called gerund। ऐसे नाउन, जिस नाउन का निर्माण यूँ समझो आपकी verb से होता है, उसको हम gerund कहते हैं। जैसे ब्रेकिंग चेयर, डांसिंग गर्ल, लाफिंग बॉयज। तो ये जो ब्रेकिंग चेयर, डांसिंग गर्ल, लाफिंग बॉयज, फ्लाइंग फिश, ये जो जितने सारे वर्ड है, टूटा हुआ कुर्सी, नाचती हुई लड़की, एक मुस्कुराता हुआ लड़का, ये सभी क्या है कि जिरंड है, लेकिन इसका निर्माण जो हुआ है वो किससे हुआ है, तो वर्ब से हुआ है। अब यहाँ पे देखो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज कॉल्ड V4 एंड पास्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड V3 एंड परफेक्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड हैविंग या बीइंग प्लस V3, हैविंग या बीइंग प्लस V3। ओके डियर स्टूडेंट, यह चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के द्वारा आप आराम से इजीली टेंस या कोई भी चीज़ को आप इजीली समझ सकते हैं, बिना उसका पहचान, बिना कुछ याद किए हुए आप सिर्फ इस चैप्टर के थ्रू जो है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि इनफिनाइट इज कॉल्ड V1, तो थोड़ा सा गौर करो कि ये जो टेंस आप पढ़े हो, तो ये टेंस 12 को पढ़े हैं, 4 प्रेजेंट, 4 पास्ट, 4 फ्यूचर, तो 12 में इनफिनाइट कहाँ यूज होता है,
Infinite is used in indefinite, without present indefinite, past indefinite or future indefinite only for past indefinite tense is exception because V2 is used in past indefinite tense in assertive sentence. Okay dear? ये जो वर्ब का पहला रूप का प्रयोग जो हम टेंस में करते हैं तो कहाँ करते हैं? तो तीनों के इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी, पास्ट इंडिफिनिट में भी, फ्यूचर इंडिफिनिट में भी. Only for past indefinite tense is exception. Exception means अपवाद. ये अपवाद है because V2 is used in past indefinite tense in assertive sentence. अगर वर्ब के दूसरा रूप का प्रयोग पूरे इंग्लिश ग्रामर में कहीं भी है तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस या assertive सेंटेंस में है और कहीं नहीं है इसका यूज. उसके बाद देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल इज कॉल्ड V4. अब आप इसका यूज पढ़ेंगे कि सर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज पढ़ना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इज कॉल्ड V4. वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? यू नो अबाउट इट. यू हैव रीड ऑलरेडी टेंस हेल्पिंग वर्ब एंड मेनी टाइप्स ऑफ स्पेशल रूल्स. आप ऑलरेडी टेंस को पढ़ चुके हो, आप जान चुके हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कहाँ होता है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज्ड इन इम्परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. देखिए वर्ब के चौथा रूप का प्रयोग जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट और फ्यूचर इम्परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस. 6 ठो में जो है ये आपको किसका यूज किया जाता है? 6 ठो में जो आपको मतलब समझिए कि ये अब प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब V4 भी यूज होता है. और पास्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड V3. वर्ब के तीसरा रूप को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं. तो अब हम थोड़ा सा गौर करते हैं कि कहाँ पे इसका यूज होता है पूरे टेंस में. तो वर्ब का तीसरा रूप का प्रयोग आपको टोटल परफेक्ट में होता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो. टोटल पैसिव सेंटेंस में होता है, टोटल कोजेक्टिव में होता है. जितने भी कोजेक्टिव सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको V3 यूज होता है. जितने सारे पैसिव सेंटेंस आप पढ़ते हो उसमें V3 का यूज होता है. और बाकी जो है परफेक्ट सेंटेंस जो है उसमें V3 का प्रयोग होता है. अब जानेंगे आपके परफेक्ट पार्टिसिपल. तो परफेक्ट पार्टिसिपल इज कॉल्ड हैविंग बीइंग प्लस V3. इट इज यूज्ड इन परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कुछ स्पेशल रूल होता है. धातु प्लस कर, जैसे पापा खाना खाकर ऑफिस चले गए, वह पढ़कर सो गया. तो हम लोग बच्चों को पढ़ा करके कुछ पैसा कमाते हैं. तो इस टाइप के जो वाक्य होता है धातु प्लस कर, इसमें हम हैविंग या बीइंग प्लस का यूज करते हैं. तो देखिए इसमें अगर पढ़ने योग्य कुछ भी है तो क्या पढ़ने योग्य है? आई थिंक यू नो ईच एंड एवरी चैप्टर. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और जिरंड बोथ आर सेम बट जिरंड इज नाउन एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल इज V4. दोनों सेम है लेकिन जिरंड क्या है? नाउन है और ये जो है वर्ब है. यदि ये नाउन है जिरंड तो नाउन का प्रयोग हम कभी सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं. बस इसका यूज यही है. जैसे आई लाइक डांसिंग गर्ल, आई लाइक डांसिंग गर्ल. तो यहाँ पे डांसिंग गर्ल जो है वो जिरंड है, इसका ऑब्जेक्ट का यूज कर दिए. वहीं पे दे देते हैं कि बोलते वॉकिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ. तो यहाँ पे वॉकिंग सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम हो गया, क्योंकि नाउन जो है वो कभी सब्जेक्ट बनता है और कभी ऑब्जेक्ट बनता है. तो अगर आपको पढ़ना है तो सिर्फ इसमें इन्फिनाइट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जो मुख्य रूप से आपके एग्जाम के लिए उपयुक्त होता है. और ये इन्फिनाइट 2 प्रकार के होता है. एक होता है बेयर इन्फिनाइट, एक होता है इन्फिनाइट विथ टू. बेयर इन्फिनाइट होता है मीन्स ऐसे वर्ब जिसके पहले टू नहीं लगा हुआ रहता है, और इन्फिनाइट होता है जिसके पहले टू लगा हुआ रहता है. अक्सर आप जब ट्रांसलेशन के बुक से ट्रांसलेशन करते हो तो उसका जो एक्सरसाइज में वर्ड रहता है तो उसमें कहीं पे टू रीड, टू स्पीक, टू गो ये लगा हुआ रहता है. तो आप चौंक जाते हो कि यहाँ पे टू क्यों है, टू का यूज यहाँ पे कहाँ है. तो सही बात है कि वो टू का यूज यहाँ कहीं हो भी सकता है, कहीं नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो इन्फिनाइट है इसीलिए उसके पहले टू है. बेयर इन्फिनाइट होता है जिसके पहले टू नहीं लगता है. तो अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो कहाँ पे टू लगता है, कहाँ पे टू नहीं लगता है. क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया के कोई भी सेंटेंस को यदि हम बनाते हैं तो एक वर्ब के बाद यदि हम दूसरे वर्ब को जोड़ते हैं तो उसमें हमको टू का प्रयोग करना पड़ता है. तो आप लोग मेरे वीडियो को देखिए
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कभी कभी कमेंट कीजिए। अगर इनफिनाइट में नेक्स्ट वीडियो चाहिए जिसमें कि मैं इनफिनाइट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ पे आपको टू का प्रयोग करना है, कहाँ पे टू का प्रयोग नहीं करना है, मतलब किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में, जिससे आप एडिटिंग पकड़ सकते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, कहिए कि हाँ सर नेक्स्ट वीडियो पढ़ाइए, तब मैं पढ़ाऊँगा। अन्यथा मैं आपको नॉन फिनाइट का ज्ञान दे दिया कि नॉन फिनाइट क्या होता है। किसी भी वाक्य में अगर आपको इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कहा जाएगा कि पॉइंट आउट विच इज फिनाइट वर्ब। अगर कहेगा पॉइंट आउट विच इज फिनाइट वर्ब तो सब्जेक्ट के जो तुरंत बाद रहेगा वो फिनाइट वर्ब हो जाएगा। आपको कहेगा कि पॉइंट आउट विच इज नॉन फिनाइट वर्ब, ऑलरेडी फिनाइट वर्ब के बाद जो वर्ब रहेगा वो नॉन फिनाइट हो जाएगा। आपको कहेगा कि पॉइंट आउट विच इज जिरंड इन दिस सेंटेंस, तो आप जानते हो कि जिरंड इज कॉल्ड वर्बल नाउन, मीन्स द नाउन विच इज मेड बाय वर्ब इज कॉल्ड जिरंड। ऐसे नाउन जिसका प्रयोग वर्ब से हुआ है, जैसा कि वॉकिंग इज यूजफुल, तो वॉक जो है वर्ब है, लेकिन वॉकिंग यहाँ पे घूमना जो नाउन बना दिए। अब क्या है कि ब्रेकिंग चेयर, तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेक जो है वर्ब है, लेकिन ब्रेकिंग चेयर जो नाउन बना दिए। तो उस कंडीशन में हम उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कहीं भी रह सकता है, इसको आप पॉइंट कर लेंगे। थैंक यू, गुड बाय।